इंडियन करेंसी दुनिया के अब 18 ममालिक में एक्सेप्टेबल है। यानी इन 18 ममालिक में से इंडिया अगर किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करता है या कोई भी इंडियन नेशनल इन 18 ममालिक में जाता है, तो बजाय इसके कि वो डॉलर्स में पेमेंट करे या उनकी अपनी करेंसी में पेमेंट करे, अब वो इंडियन रुपीज में पेमेंट कर सकता है। ये इस बात की दलील है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी मजबूत हो रही है और दुनिया में वो अपनी डॉलर के साथ साथ अपनी वर्थ बनवा रही है। इसके साथ एक सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी इतनी मजबूत हो सकेगी कि पाकिस्तानी रुपीज भी दुनिया के दूसरे ममालिक में चल सके और दूसरे ममालिक इस बात पर राजी हो जाए कि वो पाकिस्तानी रुपीज में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। जनाब, जो दुनिया है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है और हर मुल्क की यही कोशिश है कि डॉलर पे कम से कम डिपेंडेंसी हो, क्योंकि जितने रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि डॉलर पे डिपेंड रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि जब से अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगाई हैं, हर मुल्क को अपना पड़ गया कि कल को अगर किसी भी वजह से उनकी अमेरिका के साथ नाराजगी हो जाती है या अमेरिका के साथ अनबन हो जाती है, और जिस तरह अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाई हैं, उनके यूएस डॉलर्स के एसेट्स को फ्रीज किया, तो अगर उनके भी एसेट्स को फ्रीज कर जाए या उनके साथ भी कोई तरह का मसला कर जाए, तो तब उनकी इकोनॉमी किधर स्टैंड करेगी। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी इतनी मजबूत हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। इस सवाल का जवाब लेने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक, इंडियन करेंसी किस तरह एक्सेप्टेबल हुई है, यानी इंडियन जो करेंसी एक्सेप्टेबल होने की जो कंडीशंस है, यानी वो तरीकाकार जो अपनाया है ममालिक ने, वो कौन सा तरीकाकार है। और दूसरा, जिन कंट्रीज की, यानी जैसा कि पाकिस्तान है, जिनकी करेंसीज जो लोकल करेंसीज हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अभी किस तरह पेमेंट करती हैं, यानी उनका करंट पेमेंट मेथड क्या है। जब आप ये दो चीजें समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आया पाकिस्तानी करेंसी कभी ग्लोबली एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। पहले आते हैं जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान का पेमेंट मेथड है, यानी पाकिस्तानी बंदे ने अगर किसी और मुल्क में पेमेंट करनी हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है और वो किस करेंसी में पेमेंट करता है। इस सिनेरियो को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पाकिस्तानी बंदा है जो चाइना के किसी कंपनी से 1 करोड़ रुपए की कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है। अब पाकिस्तानी बंदे ने 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना है इस चाइनीज कंपनी के अकाउंट में, तो वो कैसे करेगा। अब पाकिस्तान में तो रुपीज चलते हैं, चाइना में तो युआन चलते हैं। अब कौन सा ऐसा पेमेंट मेथड होगा कि वो यहाँ से 1 करोड़ रुपया भेजे और यहाँ पे इस चाइनीज कंपनी को वो 1 करोड़ रुपया उसकी लोकल करेंसी में मिल जाए। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉडीज हैं, यानी ये जो एक पाकिस्तानी ट्रेडर और पाकिस्तानी कंपनी, इन दोनों के आगे एक एक बैंक है, इन दोनों लोकल बैंक्स के आगे एक एक अमेरिकन बैंक है। ठीक है, जिस तरह एक आम शहरी का अकाउंट होता है उसके लोकल बैंक में, इसी तरह उस मुल्क के लोकल बैंक्स का अकाउंट होता है एक अमेरिकन बैंक में। अब ये पाकिस्तानी बंदा 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा अपने लोकल बैंक पे, ये जो लोकल बैंक है आगे से अपने अमेरिकन बैंक के अकाउंट में कंफर्मेशन दे देगा कि भाई इस बंदे ने 1 करोड़ रुपया मुझे भेज दिया, तो आप बराए मेहरबानी ये जो हमारा 1 करोड़ रुपया चाइना के इस बैंक में भेज दो, ताकि वो बैंक आगे से अपने जो चाइनीज बंदा उसको ट्रांसफर कर दे। अब वो बैंक क्या करेगा, अमेरिकन बैंक उस 1 करोड़ को करेंसी एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेगा, एज्यूमिंग के पाकिस्तानी रुपीज 300 हो तो $1 बनता है। जब वो इस 1 करोड़ को कन्वर्ट करेगा तो वो बनेंगे $33,333। अब ये जो अमेरिकन बैंक है ये पेमेंट करेगा एक दूसरे अमेरिकन बैंक के अकाउंट में, जिस बैंक में अकाउंट होगा इस चाइनीज बैंक का, और ये वो चाइनीज बैंक है जिसमें अकाउंट है इस चाइनीज लोकल बंदे का। ठीक है, तो अब आप समझ गए, एक पाकिस्तानी बैंक यानी एक पाकिस्तानी बंदा, चाइनीज बंदा, उसके आगे एक चाइनीज बैंक और पाकिस्तानी बंदे के आगे पाकिस्तानी बैंक, और इस चाइनीज बैंक से आगे अमेरिकन बैंक और इस पाकिस्तानी बैंक से आगे अमेरिकन बैंक। यहाँ से पाकिस्तान से पहले पेमेंट जाएगी अमेरिका के एक अकाउंट में, और फिर उस अकाउंट से पेमेंट जाएगी दूसरे अमेरिकन अकाउंट में, और उस अमेरिकन अकाउंट से पेमेंट जाएगी चाइनीज बंदे के चाइनीज बैंक में, और उस बैंक से पेमेंट जाएगी उस चाइनीज बंदे को, और इस तरह फाइनली वो $33,333 जब ये वाला अमेरिकन बैंक ट्रांसफर करेगा चाइनीज बैंक में, तो वो उसको कन्वर्ट करके यानी 2,33,331 RMB ट्रांसफर करेगा, और बैंक थोड़ी सी परसेंटेज रख के आगे इस बंदे को उसका ट्रांसफर कर देगा। अब जब इस बंदे को पेमेंट मिल जाएगी तो वो जो भी प्रोडक्ट होगी वो पाकिस्तानी बंदे को बाया शिप और बाया फ्लाइट उसको भेज देगा। अब ये जो पेमेंट मेथड है ना, ये जो मैंने आपको सारा इतना लंबा चौड़ा समझाया, इसमें 6 बॉडीज इन्वॉल्व हैं, एक लोकल बंदा, फिर लोकल बैंक, फिर अमेरिकन बैंक, और इस साइड से एक अमेरिकन बैंक, एक लोकल बैंक और फिर एक बंदा। अब ये आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको इंडिया का जो लोकल अब करेंसी अब इस्तेमाल होगी दूसरे ममालिक में,
वो भी समझ आ जाएगा। और जब वो समझ आ जाएगा फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि आया पाकिस्तान की जो करेंसी है कभी इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं हो सकती। इंडिया ने इन 18 ममालिक को ऐसे कन्विंस किया कि देखो भाई, आपको और हमारा आपस में लेन देन तो है ही, हमने भी आपसे चीजें मंगवानी है, आपको चीजें भेजनी भी है, सेम उसी तरह आपने भी हमसे चीजें मंगवानी है और हमें भी चीजें देनी है। तो बजाय इसके कि हम पहले तीसरे बंदे को पैसे दें और वो सिर्फ आपको पैसे ट्रांसफर करे, इसी तरह जब आपने हमें पैसे देना तो आप पहले तीसरे बंदे यानी अमेरिका को पैसे दें, वो हमें ट्रांसफर करे, तो क्यों ना हम एक दूसरे को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया करें। अब उसके लिए इंडिया ने एक सोल्यूशन निकाला कि इन 18 कंट्रीज के जो बैंक्स थे उनके साथ एग्रीमेंट्स किए अपने लोकल बैंक्स के। उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि जो ये 18 कंट्रीज हैं इनके जो फेमस बैंक्स हैं वो इंडिया के लोकल बैंक में अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट का नाम होगा वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है योर्स। अब वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इंडिया कोई इंपोर्ट करवाएगा या एक्सपोर्ट करवाएगा तो हमें किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम इसी वोस्ट्रो अकाउंट में ही पैसे रख लेंगे। थोड़ा सा मजीद समझाता हूँ कि एक इंडियन ऑयल का इंपोर्टर है, उसने रशिया से सनफ्लावर ऑयल या कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करवाना है। अब वो इंडियन इंपोर्टर क्या करेगा, एज्यूमिंग 5 करोड़ रुपीस का उसको सनफ्लावर ऑयल चाहिए या कुकिंग ऑयल चाहिए, वो 5 करोड़ रुपीस डायरेक्टली सबमिट करवाएगा इंडिया के वोस्ट्रो अकाउंट में। और वो फिर आगे वोस्ट्रो अकाउंट जिस बैंक का होगा रशिया के, वो आगे इन्फॉर्म करेगा उस बैंक को कि भाई मुझे इस बंदे की तरफ से या इस कंपनी की तरफ से या इस ट्रेडर की तरफ से 5 करोड़ रुपए आए हैं और आपके इस अकाउंट में यानी इस ट्रेडर को या इस कंपनी को वो देना चाह रहा है। तो वो जब उसको इन्फॉर्म करेंगे तो जो रशियन बैंक होगा आफ्टर कंफर्मिंग के हाँ 5 करोड़ रुपीज रिसीव हो गए हैं वोस्ट्रो अकाउंट में, वो उसको कन्वर्ट करेगा रशियन रूबल में। एज्यूमिंग रेट है 1.5, तो वो जो 5 करोड़ रुपया होगा वो बन जाएगा 3.3 करोड़ और वो 3.3 करोड़ रूबल ट्रांसफर कर देगा उस ऑयल की फैक्ट्री को जो कि रशिया में है। अब जब जाहिर है यहाँ से अब इसमें ये फायदा हुआ इंडिया को कि जो इंडियन रुपीस थे वो बजाय इसके पहले अमेरिका में उनका बैलेंस जाता है या किसी और मुल्क में जाता है, इंडिया के पैसे इंडिया में रह गए। अब वो ऑयल भी मिल गया, इंडियन इंपोर्टर का भी काम हो गया, सारा चीजें ठीक है। अब एट द सेम टाइम लेट्स अज्यूम रशिया को चाहिए इंडिया से गंदम चाहिए। अब बजाय इसके के पैसे वो पहले अमेरिका को दे, रशिया क्या करेगा, रशिया जो इंपोर्टर है वो पेमेंट करेगा रशिया के बैंक में। एज्यूमिंग 3.3 करोड़ उसने दोबारा 3.3 करोड़ रूबल उसने जमा करवा दिए। अब वो रशियन बैंक आगे कंफर्म करेगा वोस्ट्रो अकाउंट में जो कि इंडिया में ओपन है कि भाई मुझे यहाँ पे 3.3 करोड़ रूबल आ गए, आप बराए मेहरबानी जिस बंदे ने गंदम भेजनी है आप उस बंदे को ये पैसे दे दो ताकि हमें हमारी गंदम मिल जाए। अब इंडियन बैंक जब कंफर्म कर लेगा कि हाँ रशियन बैंक को 3.3 करोड़ रूबल मिल गए तो वो यहाँ से 5 करोड़ की पेमेंट उस इंडियन एक्सपोर्टर को रिलीज कर देगा जिसने कि गंदम भेजनी है रशिया में। तो इस तरह इंडिया का पैसा इंडिया में रह जाएगा और आपकी जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो नहीं रहेगी। लेकिन इस सारे में एक मसला है कि अगर इंडिया की किसी मुल्क के साथ एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है तो जाहिर है अगर एक्सपोर्ट्स आपकी युगांडा के साथ या कीनिया के साथ ज्यादा तो जो बैलेंस बचेगा वो उस मुल्क के पास सरप्लस में होगा। अब अगर वो जाहिर है वो उससे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा या स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा तो इंडिया से चीजें नहीं मंगवा सकता, तो उसके लिए लाजिम है कि इंडियन रुपीज दूसरे ममालिक में भी चल सके। इस सारे प्रोसेस को मजीद स्मूथ बनाने के लिए इंडिया ईरान के साथ भी बात कर रहा है और दूसरे अरब कंट्रीज के साथ भी बात कर रहा है कि भाई आप हमारा जो पैसे हैं वो एक्सेप्ट कर लो ताकि जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमीज हैं जो कि इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट कर रही हैं उनमें एक मजीद कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो सारी कंट्रीज भी जो कि इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट नहीं कर रही उनमें भी एक हौसला पैदा हो कि अगर ये मुल्क एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी अगर इनके पास इंडियन रुपीस है और अगर कल को हमसे ये कोई इंडियन रुपीस में कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम इनको बेच देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इंडियन रुपीस आएगा तो वी आर डैम श्योर कि हमारे पास जो इंडियन रुपीस है वो दूसरे ममालिक में भी चल जाएगा। अब इसमें पाकिस्तान के सीखने के लिए ये है कि अगर पाकिस्तान भी चाहता है कि उसकी इकोनॉमी मजबूत हो और उसकी करेंसी दुनिया में मानी जाए, तो जिस तरह इंडिया की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इन 18 ममालिक में मेजॉरिटी मुल्क वो हैं जिनके साथ उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट्स कम हैं, जिसकी वजह से उन इकोनॉमीज में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ कि इंडियन एक लार्जली पॉपुलेटेड एरिया और इन नियर फ्यूचर ये डेफिनेटली पोटेंशियल रखता है कि यूएस डॉलर को
या चाइनीज युआन को या रशियन रूबल को ये रिप्लेस कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, पाकिस्तान एक प्रोडक्शन कंट्री बने, मैन्युफैक्चरर कंट्री बने इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर कंट्री, तो डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होंगी। जब आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगी तो जो दूसरे ममालिक होंगे वो आप पे एक किस्म के इकोनॉमिकली रिलाई कर रहे हैं। जब वो आप पे इकोनॉमिकली रिलाई कर रहे हैं तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रुपीज में, पाकिस्तानी रुपीज में पेमेंट ले रहे हैं या यूएस डॉलर में ले रहे हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया ने फायदा उठाया, और हमें भी माइंड में बिठाना पड़ेगा कि जब तक हम एक मैन्युफैक्चरर कंट्री नहीं बनते, प्रोड्यूसर कंट्री नहीं बनते इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर कंट्री, तब तक पाकिस्तान की ना इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। हाँ, टेम्परेरीली चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पॉलिसीज के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।